स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा आर्थिक हालात से गुजर रहा था, हम सबको पता है, और कोशिश कर रहा था कि IMF से उसको कुछ मदद मिले। कल IMF ने फाइनली एक लाइफलाइन दिया है पाकिस्तान को $3 बिलियन का। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और IMF के बीच में बातचीत हो रही थी एग्रीमेंट को लेकर। तो वो बेसिकली था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये जो है ना, इसके तौर पर इसको नहीं दिया गया है पाकिस्तान को पैसा। यहां पर क्या है कि IMF ने एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक इमरजेंसी बेल आउट करने की कोशिश की है, एक इमरजेंसी पैसा देने की कोशिश की है। अदरवाइज पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो सकता था। लेकिन यहां पर भी जो $3 बिलियन दिया गया है पाकिस्तान को, लेट मी टेल यू, इसमें बहुत सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस डाले गए हैं, कई सारी शर्तें डाली गई हैं, जिसकी वजह से अगेन पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। ये आप खबर देख सकते हो, पाकिस्तान गेट्स अ लाइफलाइन फ्रॉम द IMF विद अ न्यू $3 बिलियन बेल आउट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार वो शर्तें क्या हैं और इससे पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा क्यों बढ़ सकती हैं, क्या पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है इसकी वजह से, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारे 3 नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 10 जुलाई से। मतलब कि अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी आप लेना चाहते हो और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर लाइव बैचेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है आप सभी को, यहां पर रिवीजन टेस्ट होता है, सब कुछ, आपको और कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया है, जिसको SBA बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले कई बार क्वेश्चन आए हैं कि EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गया, SBA हो गया, ये टर्म किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शंस में अगर वर्ल्ड बैंक दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक दिया नहीं, ये होगा आपका IMF से रिलेटेड है। तो $3 बिलियन की फंडिंग IMF करेगा पाकिस्तान को एज पर स्टैंड बाई एग्रीमेंट। और बताया जा रहा है कि ये जो अप्रूवल है, इसको IMF का जो बोर्ड है वो मिड जुलाई में फर्दर फाइनल इसका प्रोविजन, मतलब फाइनल जो हरी झंडी होती है वो दिया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। IMF का ये कहना है कि इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कुछ हद तक सुधार हो सकता है, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म हो गया है पाकिस्तान के पास, वो भी यहाँ पर कुछ हद तक उसको मदद मिल सकती है। और इसी की वजह से आप देखोगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान का वो वापस आ सकता है। ये आप देख सकते हो, शहबाज शरीफ का ये ट्वीट आया था, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट पाकिस्तान हैज रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द IMF ऑन अ 9-month $3 बिलियन स्टैंड बाई एग्रीमेंट, जिसके तहत पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो डिप्लीटिंग जो उनकी करेंसी है, उसको कुछ हद तक मदद मिलेगी। यहां पर मैं आपको जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि पाकिस्तान और IMF के बीच में जो बातचीत है इतने लंबे समय से चल रही थी, वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पर चल रही थी। ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत IMF ने वादा किया था पाकिस्तान को कि हम आपको $6-7 बिलियन की फंडिंग देंगे, वो उसके तहत चल रही थी। लेकिन ये जो इमरजेंसी दिया गया ना, $3 बिलियन का जो लाइफलाइन दिया गया है, वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तौर पर दिया गया है। तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट, EFF, ये सारे प्रोग्राम IMF के होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस डील के अंदर है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है ना कि ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, जिसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार हाथ में दे देगा $3 बिलियन, वो समय समय पर अलग अलग जो होता है क्रेडिट, वो IMF के थ्रू जो है किया जाएगा पाकिस्तान में। अब यहां पर क्या था कि पहले ऐसा बताया जा रहा था कि हो सकता है शायद $2.5 बिलियन मिले, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहां पर $3 बिलियन पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज इसमें यह है ना कि IMF अगर कोई भी पैसा देता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शर्तें रखता है। आपको याद होगा भारत के साथ क्या हुआ था, 1991 में हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग सिर्फ 15 दिन का ही बचा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, उसकी वजह से भारत को कई सारी शर्तें माननी पड़ी थी। ऑल्दो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि वो जो शर्तें थी वो भारत के फेवर में थी। अल्टीमेटली हमने देखा कैसे इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और आज भारत जिस पोजीशन में है उसमें
1991 का एक बड़ा रोल हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आप देखोगे तो आईएमएफ ने बहुत सारे शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के ऊपर। यहां पर आईएमएफ ने प्रेस रिलीज जारी किया है और यह कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को फालतू की स्पेंडिंग नहीं करनी है। मतलब कि यहां पर जरूरी जो चीजें हैं वहीं पर स्पेंडिंग करना है, और बहुत सारी जो सब्सिडीज देती थी पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के लिए, वो सारी चीजें बंद करनी होंगी। अब ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस क्या है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला है पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है पाकिस्तान में वो हाईली सब्सिडाइज था अभी तक। मतलब कि जो भी बिल आता था उसमें काफी भारी जो है सब्सिडी देती थी सरकार, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सब्सिडी खत्म किया जाएगा इस डील के बाद, और यहां पर जो पूरा बिल होता है पाकिस्तान के लोगों को वो चुकाना होगा। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या है इस समय पाकिस्तान में, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, इस समय बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, और ऑलरेडी जब इतना है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हाई आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादातर जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान में जो पेमेंट नहीं कर सकते उनको चुभने वाला है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, वो है पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है उनको इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाना होगा। देखो क्या होता है कि जब किसी देश के अंदर रिजर्व बचा नहीं है, जैसे मान लो अगर पाकिस्तान के पास मुश्किल से $3-3.5 बिलियन का रिजर्व बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो गाड़ी मंगाना है, लग्जरी कार मंगाना है किसी को, तो वो कार मंगाने के लिए उसको डॉलर में पेमेंट करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास जब डॉलर है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो वो डॉलर कहां से पेमेंट करेगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि ये चीजें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि नहीं, आपको यहां पर जो वहां की सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारे यहां पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ साफ कहा है कि ये जितने भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मान लो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हट गया और जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान में वो बहुत सारा लग्जरी गुड्स मंगाने लग जाएंगे, इंपोर्ट करने लग जाएंगे, तो पाकिस्तान वो पेमेंट कहां से करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास मुश्किल से $3.5 बिलियन के आसपास का रिजर्व बचा है। सॉरी, ये मिलियन नहीं होगा, आई थिंक ये बिलियन होना चाहिए, ठीक है। तो $3.5 बिलियन के आसपास का रिजर्व बचा है, तो वो कैसे पूरा कर पाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है जो आईएमएफ ने कंडीशन रखा है कि आपको अपना जो करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको मार्केट रेट पर लाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना कि इस समय जो ब्लैक मार्केट में आप देखोगे तो इस समय $1 टू अगर पाकिस्तानी रुपी करोगे तो वो कहीं ज्यादा है, 300 रुपए से भी ज्यादा है, $1 इक्वल्स टू 300 रुपीज से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल रेट देखोगे $1 इक्वल्स टू, तो ये लगभग 285-286 के आसपास चल रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने उसको कंट्रोल कर रखा है। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि नहीं, अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इसको मार्केट जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से चलने देना पड़ेगा। तो हो सकता है इसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो फर्दर डेप्रिशिएट हो जाएगा। $1 इक्वल्स टू आपको आगे आने वाले समय में 300 के पार जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ा कंडीशन रखा गया है, देखिए आईएमएफ ने, वो ये है कि आपको अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक करना होगा। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या है, देखो भारत में आपने देखा होगा कि अभी पिछले 1 साल में आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ाया है। पहले रेपो रेट लगभग 4% फिक्स किया हुआ था, अब उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हो गया है 6.5%। तो क्या होता है कि जब भी यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन लेना महंगा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि जब बिजनेस लोन कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ को असर करेगा। पाकिस्तान के अंदर क्या आपको पता है इस समय कितना है इंटरेस्ट रेट? पाकिस्तान में इस समय इंटरेस्ट रेट है 22%। सोच के देखिए 22%। तो अगर इसको फर्दर बढ़ाया जाएगा 22% या 25%, मतलब कोई लोन ले रहा है और उसको 25% का इंटरेस्ट देना पड़े तो वो कैसे पेमेंट कर पाएगा। तो इसकी वजह से अब ये बोला जा रहा है कि आईएमएफ ने ये कंडीशन रखा है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। अब इंटरेस्ट रेट तभी बढ़ाया जाता है ना, जैसे रेपो रेट आरबीआई क्यों बढ़ा रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन 8%, 7% चला गया था सीपीआई, तो उसकी वजह से बढ़ाया था। इसीलिए पाकिस्तान में इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डबल डिजिट से भी ज्यादा में है। तो उसकी वजह से क्या है कि यहां पर उनको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक और झटका लगेगा। फिर फाइनली लास्ट में एक और जो कंडीशन रखा गया है वो ये है आईएमएफ के द्वारा कि जितने भी सरकारी एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं जो कि लॉस में जा रही हैं, या तो आप उसको प्राइवेटाइज कर दो या फिर उसमें जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें मजबूती लेकर आओ। तो वो भी देखना होगा क्या होता है नहीं होता है। बट ये सारे बड़े ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी जो ओपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान इसकी वजह से बर्बाद हो सकता है, वहाँ के लोग जो हैं वो तबाह हो जाएंगे अगर इस तरह के कंडीशंस डाला गया तो। अब वो तो समय बताएगा, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि क्या ये जो $3 बिलियन IMF देगा क्या ये सफिशिएंट है? देखो, ऑल्दो आप देखोगे तो जो बेल आउट मिला है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन था $2.5 बिलियन का, उससे ज्यादा है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको इसका एक कारण बताता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान को इस समय अपना जो कर्ज चुकाना है अगले एक साल में, मतलब 1 जुलाई आज से लेकर अगले साल 30 जून 2024 के बीच में, ये एक साल के अंदर जो पाकिस्तान को कर्ज चुकाना है वो है $22 बिलियन। सोच के देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना बड़ा कर्ज ही चुकाना है अभी तो सिर्फ, तो कहां से ये $3 बिलियन सफिशिएंट होगा पाकिस्तान के लिए? तो इसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एडिक्वेट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि IMF ने ये इमरजेंसी डील दिया है पाकिस्तान को, तो अब हो सकता है कि UAE, सऊदी अरब, ये इन लोगों ने प्लेज किया था $3 बिलियन का, तो वो भी पाकिस्तान को अब मिल सकता है। चाइना, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट क्रेडिटर है और काफी बड़ा दोस्त भी है, वो भी हो सकता है कि कुछ यहां पर पैसा और उधार दे पाकिस्तान को। देखना होगा कैसे होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? क्वेश्चन यहां पर यह भी है आखिरी में कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो भी पाएगा? मान लो IMF ने जो कंडीशंस रखा है, क्या वो पाकिस्तान उसको मीट कर पाएगा? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय क्या है ना पाकिस्तान के अंदर, कि पहले अगर आप इतिहास देखोगे पाकिस्तान का, तो किसी भी लीडर ने, कोई भी उनका जो लीडर बना है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, उसने फिजिकल डिसिप्लिन पर ध्यान नहीं दिया है। मतलब जो पॉपुलर जो चीजें होती हैं कि ये सब्सिडी दे दो, वो फ्री में प्रोवाइड कर दो, उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया है ताकि वो सत्ता में बना रह सके। किसी भी लीडर ने यहां पर जो फिजिकल डिसिप्लिन होता है, इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश जो की जाती है, वो यहां पर नहीं किया है। और अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन आने वाला है। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि हाँ, IMF की शर्तों को मानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आगे चलकर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो क्या वो IMF की शर्तों को मानेगा कि नहीं मानेगा? इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं, पिछले साल जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था IMF की शर्तें मानने के लिए। मतलब कि कुछ शर्तें मानी थी और कुछ शर्तों पर कहा था कि पाकिस्तान ये शर्तें नहीं मानेगा। अब क्या है कि जो पाकिस्तान का जो पूरा टर्म है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो नेशनल असेंबली है, वो 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर नियम यह है कि 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। तो मान लो मिड अक्टूबर तक इलेक्शन होता है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पद से हट जाते हैं और कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है और वो इन शर्तों को नहीं मानेगा, तो फिर से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है, देखिए, अभी के लिए क्या है, पाकिस्तान को सबसे बड़ी किसी चीज की जरूरत है, वो है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, तब तक कोई क्लियर कट निर्णय लेने वाला नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। तो जब यहां पर इलेक्शन होगा और क्लियर कट किसी की मेजॉरिटी आएगी और वो डिसीजन ले सकेगा सही तरीके से, तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ सकेंगी। और देखते हैं आगे क्या होगा पड़ोसी देशों का। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है उनके कई सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं, तो कौन से जगह पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।